इकोनॉमिक सिस्टम है, ये मॉडर्न टाइम्स में कैसे चल सकता है, और ये सारा कुछ मतलब इस तरीके का सीधा सवाल होगा। ठीक है, आप जो एम्बेजलमेंट वाली बात पूछ रहे हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल है, वो तो मुझे पता थी क्योंकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दी। लेकिन मतलब सवाल में इस टेक्निकलिटी में नहीं जाएगा, लेकिन चलें आपने पूछा है तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज डिफरेंट हो सकते हैं बिल्कुल। 60-40 हो सकते हैं, 50-50 हो सकते हैं। जितनी इन्वेस्टर और उसकी मर्जी, जो बंदा एक्सपर्टीज दे रहा है और जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी आपस की मर्जी, भाई कितना भी रख ली। इस्लाम कोई नहीं कहता कि आप 50-50 रखो, 60-40 रखो, कुछ भी। अच्छा, अब हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें हम समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। देखें, मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए समझाया कि आपके सामने ना अब ये वर्ड्स आ जाए ना, तो आप खुद ही पैराग्राफ लिख लो, आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। मुशारका में देखें, वर्ड क्या आपको मिल रहा है, शरीक मिल रहा है, ये शरीक से निकला हुआ है कहीं। तो जैसे ही मुशारका है ना, शरीक आपको माइंड में आ जाए। शरीक मतलब प्रॉफिट में भी शरीक है, लॉस में भी शरीक है। बस आपको जैसे ही ये माइंड में आया ना कि भाई प्रॉफिट में भी वो शरीक है, लॉस में भी शरीक है, फिर आप एग्जाम्पल खुद ही बना लेना। प्रॉफिट की कोई परसेंटेज दे देना, 60-40 जैसे सामने फवाद ने लिखी हुई है। लॉस में जो है ना वो 50-50 का पार्टनर है, या प्रॉफिट में भी 50-50 का पार्टनर है, लॉस में भी 50-50 का पार्टनर है। ठीक है, मुशारका ऐसी ट्रांजेक्शन है। मुदारबा में सिर्फ जो बंदा पैसे दे रहा है, जो रब्बुल माल है, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ वो प्रॉफिट में मतलब पार्टनरशिप में है। लॉस हुआ तो जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया वो भाई उसी का लॉस है। जो दूसरा बंदा था जिसको पैसे मिले उसका कोई लॉस नहीं। ये मुदारबा है। कन्वेंशनल बैंकिंग होती तो क्या होता? कन्वेंशनल बैंकिंग होती तो मैंने आपको बताया कि क्या होता। मैं पैसे देता, मैं बोलता कि मुझे हर महीने फिक्स रिटर्न चाहिए, हर महीने मुझे लाख पे 12,000 चाहिए, या हर महीने मुझे 20 लाख पे लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर कन्वेंशनल बैंक, तो भाई चाहे वो बिजनेस लॉस में जा रहा है, चाहे वो प्रॉफिट कम कर रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है ना, मुझे ये टेंशन है कि मुझे किसी तरह उसको देना ही देना है। इससे क्या होता है ना, इससे जो अगला बंदा है वो प्रेशर में भी आता है, और वो गलत काम करने के लिए ना ज्यादा मजबूर होता है। यहां तो चलो भाई वो बोलता है कि चलो लॉस बर्दाश्त करना है ना, तो लॉस वो भी बर्दाश्त करेगा, मैं भी बर्दाश्त करूँ। मुदारबा में तो लॉस उसका है, तो वो गलत काम करने की तरफ इतना रुजू नहीं करेगा। यहां पे क्या है, अगर उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है ना, तो वो ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी गलत काम करने की, कि यार मुझे देने ही देने हैं, तो अब मैं कहीं से भी पैसा बनाऊं, क्वालिटी गिरा के भी पैसा बनाऊं। अगर होटल है ना, तो वो होटल में क्वालिटी गिराएगा और वो पैसा कमाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग इसके बाद। प्रॉफिट शेयरिंग आपको समझ आ गई है, तो मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू प्री एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू प्री एग्रीड रेशियो। ठीक है, यहां पे तो इंटरेस्ट होता है। लॉसेज आर शेयर्ड इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नहीं। लॉस भी जो है ना, जो रेशियो पहले से एग्री किया गया है उसके हिसाब से शेयर होगा मुशारका में। और मुदारबा में क्या होगा, लॉसेज आर बॉर्न बाय द कैपिटल प्रोवाइडर, जो इन्वेस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे जिसने पैसे लिए हैं वही सारा लॉस बर्दाश्त करेगा, और वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसे। यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है? भाई दोनों पार्टनर्स की होती है। यहाँ पे किसकी होती है? जो पैसे लगा रहा है। ठीक है। रिस्क यहाँ पे क्या होता है? दोनों पार्टीज रिस्क में जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जो पैसे लगा रहा है सिर्फ उसका रिस्क है, यहाँ पे जो पैसे ले रहा है वो उसका रिस्क है। इस तरह इस्लाम जो है ना आपको रिस्क से बचाता है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम अगली 3 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तीन जो है ना वो अ, इस बैंकिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। बस आपने जो है ना करना ये है, जैसे ही आपके दिमाग में मुशारका आए तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग दिमाग में आ जाए, मुदारबा आए प्रॉफिट शेयरिंग दिमाग में आ जाए, और बस
इसमें प्रॉफिट की फिर एग्जांपल दे देनी है, लॉस की एग्जांपल दे देनी है, और बोलना है कि भाई ये जस्ट सिस्टम है और इसमें इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होता, और इसमें रिस्क जो है ना वो शेयर होता है, और अगर हम कन्वेंशनल बैंकिंग देखें वहां पे तो सारा रिस्क जो है ना वो जो पैसे लेने वाला है उस पे आता है। तो इस तरह की बात करके पैराग्राफ बना लेना है, इसमें भी इस तरह की बात करके पैराग्राफ बना लेना है। ठीक हो गया। इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना पढ़ें, बस ये इनफ है, क्योंकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। अगर होता तो मैं तो वैसे ही बोलता हूँ कि आप डिटेल में पढ़ें, इस पे डिटेल में ना पढ़ें, बस आपको ये चीज समझ आ गई जो मैंने समझाई है, दैट्स इट। सर इस पर किस तरह का क्वेश्चन? देखें, आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करें, पास्ट पेपर्स में इस तरह का आ चुका है। या आप एक्सप्लेन करेंगे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम कन्वेंशनल बैंकिंग से किस तरह डिफरेंट है, इस तरह का क्वेश्चन। मतलब प्रोवेंशियल के एग्जाम्स में इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है, और सीएसएस का जब सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप बस ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स लिखेंगे, इंटरेस्ट की थोड़ी सी उसके खिलाफ हदीस और आयात में बयान कर देंगे और उसको थोड़ा और लताड़ देंगे, तो दैट्स इट, आपका सवाल हो गया। और अगर इकोनॉमिक सिस्टम पे आए सवाल तो उसमें छोटा सा पार्ट बना के एक हेडिंग देके आप 5 प्रिंसिपल्स लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर देंगे और बस। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम तो आप उसमें तो बहुत सारी चीजें बता रहे होंगे ना, ये उसका छोटा हिस्सा हो। अच्छा। हाँ, बहुत सारी बैंक्स हैं जहाँ पे चल रहा है, मीजान बैंक में चल रहा है, और बहुत सारी बैंक्स हैं जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। अच्छा। अच्छा, अब हम देखते हैं मुराबहा क्या होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको ना मुराहबा भी कहते थे, लेकिन अभी मैंने ज्यादातर पढ़ा है तो ये मुराबहा ही मतलब प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग अब इसकी ये वाली है। अच्छा, वो आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग, इसको कहते हैं मुराबहा। अब कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको एक गाड़ी खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन आपको ये पता है कि भाई महीने में मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ या 2 लाख रुपए पर मंथ में दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास जो है ना वो 20 लाख रुपए नहीं है कि मैं गाड़ी खरीदूं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे इस्लामिक बैंक के पास, या आप किसी बंदे के पास भी जा सकते हैं, किसी बंदे के पास जाए इस्लामिक बैंक के पास जाए एक ही बात है। ठीक है, चले हम यहाँ बैंक की एग्जांपल देते हैं। आप जाएंगे बैंक के पास कि भाई मुझे 20 लाख रुपए की वो गाड़ी खरीदनी है। बैंक बोलेगा कि यार 20 लाख रुपए की गाड़ी अगर तुम्हें खरीद के दें तो हमारा क्या फायदा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक वो 20 लाख रुपए की गाड़ी 20 लाख रुपए में खरीदेगा। ठीक हो गया। और वो गाड़ी आपको 24 लाख रुपए में बेचेगा। अब आपका सवाल होगा मेरे पास तो 20 लाख रुपए नहीं है, 24 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं? तो बैंक आपसे उस वक्त 24 लाख रुपए नहीं लेगा। बैंक बोलेगा तुम्हारे पास 2 साल है, किस्तों में मुझे 24 लाख रुपए दो। 2 साल है तो हर महीने 1 1 लाख रुपए दो। 1 साल में अगर आप दे सकते हो हर महीने 2 लाख रुपए दो, लेकिन मुझे 24 लाख रुपए चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होना तो इसको कहते हैं मुराबहा, कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग। कॉस्ट कितनी? 20 लाख, फाइनेंसिंग कितनी? 4 लाख। ये एग्जाम्पल घर के केस में भी ट्रू है, ये एग्जाम्पल कोई आपने एसेट दूसरा जमीन खरीदनी है, कोई मशीन खरीदनी है, उन सब के केस में ट्रू है। यहां पे रही वो एग्जाम्पल, अ कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय अ कार प्राइस्ड एट $20,000 या 20 लाख रुपए। ठीक है, बैंक परचेजेस द कार फॉर $20,000, बैंक सेल्स द कार फॉर $24,000। 4 साल बैंक का 4,000 बैंक का प्रॉफिट है, और ये बैंक जो है ना आपसे 2 साल में रिसीव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कन्वेंशनल बैंक होता तो वो क्या करता इस ट्रांजैक्शन को? कन्वेंशनल बैंक ये करता, बोलता कि भाई तुम्हें 20,000 की गाड़ी खरीदनी है ना,
तो तुम्हें हम $20,000 देते हैं, या चलो 20 लाख रुपए देते हैं, तुम गाड़ी खरीद लो। लेकिन अब तुम हमें 2 साल बाद इंटरेस्ट भी दो और वो 20 लाख रुपए भी वापस करो। ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि यार वहां पे भी तो पैसे देने पड़ रहे हैं, किस्तें देनी पड़ रही हैं, और यहां पे भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा हो, लेकिन इसमें मसला पता ही क्या है? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, अभी इंटरेस्ट रेट है 12% पाकिस्तान में, ठीक है, ये 22% से नीचे आया है। अगर दोबारा 22% पे चला गया, तो फिर मुझे 4,000 नहीं देने होंगे, फिर हो सकता है मुझे 7,000 देने हो, 8,000 देने हो, या अगर मैं लाख रुपए में बात करूं तो 4 लाख देने हो या 8 लाख देने हो। अब मैंने तो ये माइंड बनाया हुआ है ना कि मेरी तनख्वाह है 5 लाख रुपए, और मैं हर महीने अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 1.5 लाख रुपए निकालना पड़े, फिर तो मेरे लिए बड़ा मसला होगा। तो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम में ये हो सकता है कि वो 1 लाख से 1.5 लाख हो जाए, लेकिन ये जो इस्लामिक आपका क्या था मुराबहा, इसमें जो है ना वो अमाउंट नहीं बढ़ेगा। ये डिफरेंस है कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग। हाँ, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम में ये फायदा भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा तो आपको कम पैसे भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन मुराबहा में जो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई इतने पैसे देने हैं, उतने ही पैसे देने हैं, उससे ज्यादा नहीं, ये होता है मुराबहा। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे। काफी सारे क्वेश्चन है। क्लियर क्लियर सर, ये तो इंटरेस्ट हो गया ना। अच्छा एक सेकंड, ये तो इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट कैसे हुआ? इंटरेस्ट तो बैंक आपसे ले रहा है ना। जब देखें, आपको 20 लाख की गाड़ी परचेज करनी है, तो बैंक आपको 20 लाख रुपए दे रहा है इंटरेस्ट पे। बैंक गाड़ी नहीं परचेज कर रहा, बैंक आपको 20 लाख रुपए दे रहा है सूद पे। और इस्लामिक बैंक क्या कर रहा है? इस्लामिक बैंक गाड़ी परचेज कर रहा है। भाई मैं आपके पास आऊं, ठीक है, क्या नाम है आपका सर? ये तो अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, मैं आपके पास आता हूं कि भाई मुझे एक गाड़ी परचेज करनी है, तो मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें 2 साल बाद वापस कर दूंगा। तो आप कहोगे कि इसमें मेरा क्या फायदा? ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार आप मुझे प्रॉफिट रख के बेच दो। भाई आप मार्केट किस तरह काम करते हैं? आप कोई जो सब्जी वाला है, वो सब्जी 100 रुपए की खरीदता है, 120 रुपए में बेचता है। ठीक है, इसी तरह फ्रूट वाला जो है ना, वो किनू 400 रुपए के खरीदेगा, 500 में बेचेगा। ठीक है, आपने $20,000 की, आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, आपने मुझे 24 लाख की बेच दी, या आपने 22 लाख की बेच दी, या 21 लाख की बेच दी। मेरे और आपने में आप में तो सिर्फ ये एग्रीमेंट हो रहा है ना कि भाई मैं आपको किस्तों में पैसे वापस करूं। मैं अगर भाई दवाई की दुकान पे गया, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी उस वक्त, उसने मुझे दवाई दे दी, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए थे, मैं बोलूंगा बाकी के क्या नाम है 1,000 रुपए मैं कल दे दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा। बोलता है कि ठीक है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? या मैं खरीद और फरोख्त हम जो चीजों की कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट तो नहीं इन्वॉल्व। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था? सर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी ऐसे मिलती हैं? हाँ मिलती हैं। सर अगर 2 साल में पैसे नहीं दे सका तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको आगे बताने भी लगा था कि देखें, एक और प्रिंसिपल है इस्लामिक बैंकिंग में। क्या होता है कि जो अगर आपने 2 साल में पैसे नहीं दिए ना, तो आप पे पेनल्टी लगती है। कन्वेंशनल बैंकिंग में भी लगती है। कन्वेंशनल बैंकिंग उस पेनल्टी को यूटिलाइज करता है किसी को लोन देने के लिए, ठीक है, या किसी और पर्पस के लिए, मतलब वो लेकिन होगा इंटरेस्ट बेस्ड ही। इस्लामिक बैंक क्या करता है, ये उनको पाबंद किया जाता है कि जो आप पेनल्टी लोगे वो आप खैरात करोगे या चैरिटी में दोगे। आप इस तरह पेनल्टी नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी उलमा की ये राय थी कि ये पेनल्टी लेना जो है ना वो इंटरेस्ट के किसी तरह जुमरे में आ रहा है, तो इसलिए पेनल्टी नहीं ले सकते आप।
तो इसलिए फिर इस्लामिक बैंक को पाबंद किया गया, जो पेनल्टी आप लोगे वो खैरात करो, तो फिर उसको जायज कर दिया। क्रेडिट कार्ड एग्जाम्पल सर, इट मींस इस्लामिक बैंकिंग में 2 साल बाद 4 लाख देना है फिक्स्ड अमाउंट, बट कन्वेंशनल में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल नूर, आपने सही समझा। इंटरेस्ट बढ़ गया, 12 से 24 हो गया, तो 4 की बजाय 8 लाख देने पड़ेंगे। सर मुदारबा में अगर टाइम पे पैसे ना दे सके तो इस पे क्या कंडीशन है? हर जगह पेनल्टी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। और पेनल्टी इस्लामिक बैंक में आप खराब कर देते हो, चैरिटी में देते हो, और कन्वेंशनल में वो लोग बैंक के ही किसी प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं चैरिटी। सर इस्लामिक में ये है कि टाइम के साथ वैल्यू ऑफ मनी भी गिरती है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करने में। हाँ ओके सर, बहुत ठीक है यार, हो गए सवाल, अब आगे आते हैं। अब दो हमारे जो है ना वो प्रिंसिपल्स रह गए हैं, एक इजारा रह गया और एक कर्जे हंसना। कर्जे हंसना सबसे आसान है, कोई समझने की उसमें बात ही नहीं है। और दूसरा इजारा है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। इन सब में जो है ना, जब आप खुद पढ़ेंगे ना, अभी तो आपको लग रहा है यार थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली दफा पढ़ रहे हैं ना, टर्म्स ही पहली दफा सुन रहे हैं। लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो, या एक्सप्लेनेशन मेरी सुनेंगे, तो आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक है। मुझे वैसे शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी कॉन्सेप्ट समझने में, क्योंकि कहीं पे मिल ही नहीं रहा था इंटरनेट पे इसका कोई ना ऐसे सिंपल तरीका जिसमें ना ये समझाया जाए। लेकिन फिर मैंने जाकिर नाइक का एक लेक्चर देखा था, वो बहुत पुराना था, कि 14-15 साल पुराना, उसमें उन्होंने बड़ी आसान करके ना ये चीज समझाई हुई थी। फिर मुझे जो है ना वहां से वो चीज समझ आई थी, और फिर मतलब कॉन्सेप्ट बन गया था मेरा। अच्छा, अब हम मुराबाहा में इंस्टॉलमेंट्स जरूरी है? हाँ बिल्कुल। नहीं, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं अगर आप करेंगे, फिर आप एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के देंगे? मतलब अगर मैंने आ 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आप मेरे बिहाफ पे गाड़ी 25 लाख की खरीदते हो और मुझे 25 लाख में बेचते हो, तो मैं खुद ही 25 लाख की गाड़ी जाके खरीद लूंगा। सर अगर मैं किसी जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ और डेली बेसिस पे उससे हिस्सा लेता रहूं, तो क्या ये इंटरेस्ट में आएगा? देखें, अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, अब देखें ना, मसला ये होता है इस्लामिक बैंकिंग में या इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, कि आप उस पीछे क्या हो रहा है, कहानी सारी पीछे की होती है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस को हटा देना, तो फिर तो आपको दोनों चीजें लगेंगी कि यार मुझे तो उसमें भी पैसे देने पड़ रहे हैं किस्तें, और वो तो इस्लामिक बैंकिंग में भी देनी पड़ रही है। तो फिर तो ये दोनों ही क्या नाम है, कान को यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो। कहानी ये होती है कि पीछे क्या हो रहा है उसके। तो ये जो आप डेली प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर तो उसमें इंटरेस्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है, तो फिर वो जायज नहीं है। लेकिन अगर उसमें इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है, तो वो जायज है। अगर पूरे पैसे हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट क्यों? हाँ पूरे पैसे हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट क्यों? फिर 2 साल बाद इकट्ठे ही दे दें 24 लाख, 4 लाख एक्स्ट्रा। अच्छा, ये अगर आप ऐसे करें तो यार ये अब देखें, अगर कोई इस तरह बैंक इस तरह की फैसिलिटी दे रहा है तो, वैसे इस तरह फिर कम ही होता है कि कोई आपको इतना फैसिलिटेट करे। बिहाइंड द सीन मालूम ना हो ना, तो फिर वो गरर में आता है, अनसर्टेनिटी में आता है। फिर आप इस्लाम जो है ना वो अलाउ नहीं करता, कि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह जो है वो, मतलब ये हाँ ये कोई क्या इस पे हंस रहा था सर, 2 साल बाद? हाँ। हाँ यार, 2 साल बाद अगर आप इकट्ठे ही दें तो ये मुश्किल है यार, कोई आपको अलाउ करे। खैर, अच्छा फिर से ये क्या बात थी, बिहाइंड द सीन मालूम ना हो तो फिर? हाँ बिहाइंड द सीन मालूम ना हो ना, तो वो गरर वाली बात है ना, कि आपको पता ही नहीं है, अनसर्टेन हो। ठीक है, तो मतलब पता होना चाहिए, मतलब फिर आपको कैसे आप अंदाजा लगाओ कि ये इस्लामिक है या नहीं है? ठीक है, हो सकता है कि वो पता नहीं क्या कर रहे हो, बगैर जाने आप थोड़ी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर वहां से प्रॉफिट भी आ रहा हो और बोलो कि यार मुझे पता ही नहीं है। ये तो अलाउड नहीं है। तब मेरा दोस्त मेरे पैसों से ट्रेडिंग करता है, हर महीने मुझे पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता है, और जब चाहूँ मेरी इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है, क्या ये ठीक है?
यार कौन सी ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है या ये वाली ट्रेडिंग करता है अपना, मतलब कोई प्रोडक्ट खरीद के बेचता है? यार देखें सामा, आप ना किसी आलिम से इस बारे में पूछ लें, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, अब उल्मा जो है ना वो 8 साल का एक कोर्स करते हैं और उसके बाद इस्लामिक फाइनेंस को अलग से भी पढ़ते हैं और फिर वो आपको बेहतर ओपिनियन देंगे। मैंने तो ये बस चीजें पढ़ी हैं और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जाहिर सी बात एक आलिम के लेवल की तो स्टडी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप उससे फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये जायज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अमाउंट डिसाइड कर ली। अगर आप प्रॉफिट डिसाइड करेंगे ना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो जायज होगा। भाई हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग में आपके दोस्त का लॉस हो, फिर आपने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं और उसका 10 लाख कम होके 8 लाख हो गया, और उसने आपको हर महीने 1 लाख रुपए देना है, तो उसका तो लॉस हो गया, वो आपको कहाँ से 1 लाख रुपए दे? ठीक है, ये तो आपने फिक्स्ड अमाउंट कर लिया है ना। अगर आप उससे प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं ना, तो फिर तो जायज है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आप आलिम को पूछ लें, क्योंकि फतवे तो आप आलिम से लें तो बेहतर है। क्योंकि पर्सनल बात थी, वैसे आप एग्जाम्पल पूछते हैं ना कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या, तो फिर मैं तो आपको सीधा सीधा बता रहा था कि क्योंकि ये आपकी पर्सनल एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बोलूंगा आप मेरे बात किसी आलिम से भी पूछते हैं। When a loan is given in cash to a customer on a mortgage by not directly buying a car, is it Islamic? When a loan is given in cash to a customer by not directly buying a car, अच्छा, यार मेरे हिसाब से जो है ना वो फिर शायद जायज नहीं होगा, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग का जो मैं पढ़ रहा था कॉन्सेप्ट, उसमें यह है कि पहले आप उस चीज को हाथ में लो, ठीक है, तो ही वो फिर इस्लामिक कंसिडर होगी। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये भी ओपिनियन था कि नहीं कैश पे भी अलाउड है, लेकिन मैंने जो पढ़ा ज्यादातर स्कॉलर्स का यही ओपिनियन था कि आपने चीज लेके कब्जे में करनी है। चलें ठीक हो गया सर, क्योंकि कुछ अर्निंग का प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं कहाँ नहीं, डेली बेसिस पे। यार ऐसे तो बहुत प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ऐसे, और पता नहीं कितने कितने पैसे वो प्रॉफिट पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं और कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे फिर जीरो भी हो जाते हैं। तो ये तो आप सही कह रहे हैं यार, ये तो मैंने खुद भी देखे हैं, मेरे सामने भी इस तरह की चीजें आई हैं, फिर मैंने छोड़ा है। बाइनेंस ट्रेडिंग डॉलर से सेल परचेज करता है बाइनेंस पे, ओके। अच्छा वो बाइनेंस पे ट्रेडिंग करता है, मैं क्रिप्टो खरीदता बेचता है। हाँ, सर समझ गया सर, जरूर पूछूंगा इंशाल्लाह, ठीक है यार। अच्छा यार अभी इजारा का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। डबल शाह पैसे डबल कर देता है, हाँ डबल शाह पैसे डबल कर देता है। अच्छा, अब देखें इजारा का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप, एक तो गाड़ी का मैंने आपको तरीका बता दिया ना मुराबाहा का, एक और तरीका है। इसमें फर्ज करें कि आपको जो है ना किराए पे गाड़ी चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, हम गाड़ी की मिसाल देते हैं, तो अब उस सूरत में क्या करेंगे? गाड़ी वही है 20 लाख रुपए की, ठीक है, आप बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे बस किराए पे चाहिए और गाड़ी की ओनरशिप आप ही रखें, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है आप ऐसे करो, चलो इसकी एग्जांपल भी खोल लेते हैं। हाँ, ये है, अ कस्टमर वांट्स टू लीज अ कार प्राइस्ड एट 20 लाख रुपए फॉर तीन, यहाँ पे डॉलर लिखा है, मैं आपको रुको मैं बताऊं। 20 लाख रुपए, मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको गाड़ी चाहिए और आपको रेंट पे चाहिए, खरीदनी नहीं है, और 3 साल के लिए आपको चाहिए। फर्ज करो कि आप यहां से जा रहे हो यूके 3 साल के लिए, वहां पे आपने पीएचडी करनी है। यूके में 3 साल में पीएचडी हो जाती है वैसे, ठीक है, वहां पे आप पीएचडी करने जा रहे हो और आप खरीदना नहीं चाह रहे गाड़ी, ठीक है, फिर खरीदेगा, आप खरीदो फिर वहां बेचो, फिर 10 मसले, आप बोलो कि भाई मुझे रेंट पे गाड़ी दो 3 साल बाद, बस तुम ही रखना गाड़ी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, बैंक क्या करेगा, फिर से गाड़ी परचेज करेगा, कितने में? $20,000। आपको वो बोलेगा, या चलो बैंक 20 लाख रुपए में गाड़ी परचेज करेगा,
इस दफा वो आपको बोलेगा भाई 2 लाख रुपए ना दो, 50,000 रुपए मुझे महीना दो। ये गाड़ी की तो उसकी ओनरशिप है ना, रेंट है ना सिर्फ, रेंट तो थोड़ा कम बनेगा। 20 लाख रुपए की गाड़ी के लिए आप हर महीने 50,000 रुपए दें। अब मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं 3 साल में कितने आप पैसे दे चुके होंगे। क्विक मैथ्स का सवाल है, बड़ा आसान सा है, आपने कर लेना चाहिए था अब तक। 50,000 रुपए यार आप हर महीने दे रहे हैं, 3 साल में कितने पैसे दे चुके होंगे। बड़ा टाइम ले रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, 18 लाख। अच्छा, अब आप 18 लाख रुपए दे चुके हैं 3 साल बाद। अब जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में वैसे एक चीज लिखी जाती है, बाय बैक ऑप्शन की। उस टाइम पे 3 साल के एंड पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई इतना अमाउंट दे दो, एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दो, जो कि इस केस में हमने 10 लाख रुपए रखा है। 10 लाख रुपए दे दो और गाड़ी तुम्हारी। फर्ज करें आप वहां पीएचडी कर रहे थे और आपकी वहां जॉब भी लग गई, आपने बोला भाई मुझे पाकिस्तान जाना ही नहीं है वापस। ठीक है, और अब कह रहे हैं कि गाड़ी भी बड़ी फिट है तो गाड़ी मैंने रखनी है, और इसको मैंने चलाया हुआ है, मुझे पता है कि इसमें कोई मसला नहीं है। तो उस क्लॉज में ना ये लिखा जाता है कि आप गाड़ी एट द एंड ऑफ योर टेन्योर आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप एक अमाउंट दे दें तो 10,000 वो अमाउंट है। हो सकता है वो 5,000 हो, आपके केस में हो सकता है कितनी भी हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, कितनी भी हो। ठीक है, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को कहते हैं इजारा, जहां पे आप हर महीने रेंट दे रहे हैं। ठीक है, और एंड में आपको बाईबैक का भी ऑप्शन है। अच्छा, अब कन्वेंशनल बैंकिंग क्या करती है इसमें, वो यहां पे लिखी हुई है। अगर गाड़ी को कोई डैमेज होता है तो क्योंकि गाड़ी बैंक के नाम पे है तो बैंक उससे आपको सही करा के देता है। कन्वेंशनल बैंक में उमूमन ये नहीं होता। अब कुछ कन्वेंशनल बैंक ने भी ना ये करना शुरू कर दिया कि हम आपको ठीक करा के देंगे, क्योंकि इस्लामिक बैंक से इतना कंपटीशन आ रहा है कि सारा मतलब जो है ना वो क्राउड उधर जा रहा था। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि हम करा के देंगे देंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि अगर कोई भी गाड़ी को डैमेज हो तो बैंक आपको ठीक करा के देगा, क्योंकि गाड़ी बैंक के नाम। और अगर कोई ऐसा डैमेज हो जाए कि गाड़ी इस्तेमाल के काबिल ना रहे या इस्तेमाल के लायक ना रहे, तो फर्ज करें 1 महीने वो इस्तेमाल के लायक नहीं, तो उस 1 महीने का आप रेंट नहीं दोगे। लेकिन अगर आपने किसी सूदी बैंक से कर्जा उठाया है या सूदी बैंक से गाड़ी लीज कराई है, तो उसमें आपको उस महीने भी पैसे दे रहे हैं। ये फर्क है। ये समझ आ गया तो अभी हम फिर आगे आसान कॉन्सेप्ट में चलने से जा रहे तो एक सेकंड। सर इजारा टू कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो सारे ही है ना आपके, बेसिकली मुआहदे तो सारे ही हैं। ठीक है, इजारा ऑन क्रॉप्स, डॉक्टर इसरार हैज क्लेम्ड इट हराम। देखिए आपको, मैंने और स्कॉलर्स को भी सुना है, कुछ स्कॉलर्स के कुछ प्रिंसिपल्स पे आपको ओपिनियन मिल जाएंगे कि हलाल नहीं है। सही है, इस पे तो हमने इज्तिहाद पे भी तो पढ़ा था ना। कुछ स्कॉलर्स तो आपको, और देखें डॉक्टर इसरार के टाइम पे ना बहुत सारे स्कॉलर्स कहते थे, डॉक्टर इसरार अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ना ज्यादातर स्कॉलर्स कहते थे कि नहीं भाई इसमें ना कोई मसले हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रिफाइन किया गया, जो उनके तहफ्फुजात थे दूसरे स्कॉलर्स के उनको दूर करने की कोशिश की गई। तो अब बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है ना इस्लामिक बैंकिंग को एक्सेप्ट करती है, और इस पे जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं। और उनको इस्लामिक फाइनेंस की भी बहुत बेहतरीन नॉलेज है, और आलिम तो वो हैं ही। ठीक है, उनके फतवे मौजूद हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आप उनका फतवा मान के इस्लामिक बैंकिंग को फॉलो कर लेंगे तो, और अगर आपको लगता है कि इसमें मतलब खैर अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे, अल्लाह आपके लिए भलाई का मामला फरमाएगा और आपको क्वेश्चनेबल नहीं ठहराएगा इंशाल्लाह। इजारा अगेन एक्सप्लेन कर, भाई आपको 20 लाख की गाड़ी चाहिए, आप गई हैं यूके 3 साल की पीएचडी करने, और आपको गाड़ी चाहिए, और आप कह रही हैं कि भाई मुझे खरीदनी नहीं है गाड़ी, मुझे बस रेंट पे दे दें। ठीक है, तो बैंक ने बोला कि ठीक है आप हर महीने 50,000 रुपए देती रहो,
तो हम आपको गाड़ी दे देते हैं। अब आप हर महीने 50,000 रुपये दे रही हैं, 3 साल बाद जो है ना, बस ठीक है, आपने 50,000 रुपये रेंट पे गाड़ी ली थी, अब आप चली जाए पाकिस्तान वापस। ये सिंपल है, जा रहा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें जो है ना एक और शिक ऐड होती है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको वहां पे जॉब मिल गई, आपका वहां रहने का प्रोग्राम बन गया कि भाई मुझे वहीं रहना है, तो आपने कहा कि यार गाड़ी तो अच्छी थी, ये मुझे चाहिए, मैं रखना चाहती हूँ। तो फिर आपने क्या किया कि एक बाय बैक क्लॉज होता है उस एग्रीमेंट में, जो ये कहता है कि गाड़ी आप रख सकते हो अगर आप कुछ थोड़ा अमाउंट दे दो। इस केस में वो 10 लाख की अमाउंट, तो आपने 10 लाख या 10,000 डॉलर दिए और वो गाड़ी रख ली, बस। अच्छा, अब इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल में क्या फर्क होता है कि उस दौरान 3 साल के दौरान कोई भी गाड़ी को नुकसान हुआ ना, तो इस्लामिक बैंक में तो इस्लामिक बैंक उसका जो है ना जिम्मा उठाता है और वो सही करा के देता है। या अगर वो, अच्छा, और कन्वेंशनल बैंक जो है ना, ज्यादातर यही होता है कि कुछ आपको खुद भी सही करा के देंगे, लेकिन कन्वेंशनल बैंक बोलेगा कि आप खुद सही कराओ। और दूसरा फर्क क्या है कि अगर उसको कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, गाड़ी 3 महीने आप इस्तेमाल नहीं कर सके, इतनी बड़ी कोई एक्सीडेंट हो गया इतना बड़ा ना उसके साथ, तो उस 3 महीने का रेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। कन्वेंशनल अगर आप लीजिंग कराएंगे किसी सूदी बैंक से, तो वहां पे आपसे रेंट लिया जाए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है और दो फर्क है जो मैंने आपको बता दिए। तो इतने सारे क्वेश्चन, यार आप तो मुझे आलिम के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। भाई मेरे किसी फतवे पे आप यकीन नहीं कीजिएगा। मैं अगर कोई चीज बोल भी दूं ना, आप मेरी बताई हुई चीजों को पेपर में लिख के आ जाइएगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन मेरे बताए हुई चीज पे ना आप कोई अमल नहीं करना शुरू कर दीजिएगा। आप जो है ना उल्मा से फतवा जरूर लीजिएगा अगर पर्सनली कोई चीज कर रहे हैं आप। सर जब कहीं जॉब करते हैं तो उसको भी इजारा कहते हैं, मीन्स इतने ही, इतने आवर्स काम करेंगे तो उसके, हाँ, हाँ, उजरत इजारा, हाँ, मतलब ठीक है, उसको उस उधर भी ये टर्म इस्तेमाल होती है। सर ये बायबैक एग्रीमेंट, हाँ, बायबैक एग्रीमेंट का हिस्सा होता है बिल्कुल। लॉन्ग टर्म लीज, एक सेकंड, क्या है क्वेश्चन? लॉन्ग टर्म लीज एंड बाय ऑप्शन है एंड पे, तो फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी के है। शॉर्ट टर्म लीज अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ, हाँ सही है, सही है। अच्छा, वलीद हंस रहे हैं, ये अच्छा था सर। कयामत में कहेंगे संडे, हाँ भाई कयामत में आपको, आप अपना क्या नाम है, तकी उस्मानी साहब का नाम ले लीजिएगा कि भाई ये तकी उस्मानी साहब ने बोला था, फिर तो आपकी निजात हो सकती है। सर के उस पे, सर तो खुद फंसे हुए होंगे, तो सर के कहने पे नहीं होगी निजात आपकी, मामला ठीक करते हैं। अच्छा चलें, अब हम आखिरी उसमें पढ़ लेते हैं यार, 11 बजे क्लास खत्म करनी थी, आप टाइम लग जाता है। अच्छा खैर, चलें, कोई मसला नहीं। कर्ज हंसना क्या है? कर्ज ने हंसना जो है ना, वो बस एक समझे इंटरेस्ट फ्री लोन है। इंटरेस्ट फ्री लोन की आप जो है कोई एग्जांपल दें इन इस टॉपिक में, पढ़ने से, हाँ, बैंकिंग के टॉपिक को पढ़े इसलिए। हाँ यार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो इसकी मुश्किल होगी, लेकिन उसमें आप ना, जाहिर सी बात है इस्लामियत का है तो उसमें तो आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ तो बताया ना, इंटरेस्ट फ्री लोन की कोई एग्जांपल दें, कभी आपने सुना हो कि कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, या मैं बता दूं एग्जांपल? सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू यार। अच्छा, मैं उस टॉपिक में एफर्ट डालता हूँ कि जिसमें ना मुझे मतलब मुश्किल आई है। अब जैसे अभी आगे मैं आपको ना एक टॉपिक पढ़ाऊंगा टैक्सेशन के, और वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उस हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से। या अभी बैगिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो भी आसान सा टॉपिक है, वो ऐसे टॉपिक है जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें मैं फिर इतनी एफर्ट नहीं डालता। ये टॉपिक है जो कि ना थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉज करते हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगाता हूँ इसमें। या जैसे मैं ऑप्शनल्स पढ़ाता हूँ ना, तो ऑप्शनल्स में मैं कोशिश करता हूँ जो बेसिक टॉपिक्स हैं, मतलब कि जिनसे बेस बनती है, वो अच्छे से कर ले। बाकी करंट अफेयर वगैरह उस तरह या जो मतलब बेस बन जाए, फिर आप जो है ना आगे एनालाइज खुद कर लें। अच्छा, थैंक यू यार। एनजीओज देती हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, हाँ।
अखूबत बैंक दे रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही है। और दूसरा एक जो है ना, जो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में भी देखा है, कि यूनिवर्सिटी दे रहा होता है स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स। किस तरह के भाई, उस पर वो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा होता। फर्ज करें कि आपकी एक सेमेस्टर की फीस है 1 लाख रुपए, ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर है, और 8 सेमेस्टर्स के बाद आपने टोटल कितने पैसे देने हैं, 8 लाख रुपए। अब यूनिवर्सिटी आपको बोलेगी जब आप पास आउट हो जाओ तो 8 लाख रुपए हमें दे देना, या आप पास आउट होने के 1 साल बाद आप हमें 8 लाख रुपए दे देना, या जैसे लम्स है ना, लम्स से मेरी वाइफ ने भी ग्रेजुएशन की है, तो वहां पे उनका ये कॉन्सेप्ट था कि आप लोग इनरोल हो जाए, अगर लेट्स से अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने लम्स का टेस्ट पास कर लिया, आप चले गए, आप इनरोल हो जाए, और आपने लेट्स से 10 लाख रुपए की डिग्री कर ली, सही है, तो आप फौरन ना दें जब आपने डिग्री की है, आप 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें हैं, जब आपकी जॉब लग जाए उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद आप हमें हमारा पैसा वापस कर दें। ये लम्स अलाउ करता है, लम्स जो लाहौर में है, ठीक है। तो इस तरह के क्या नाम है एग्रीमेंट्स होते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज के नहीं और भी जगह होते हैं। ये एक और प्रिंसिपल है जो कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में आता है। और मलेशिया है ना, मलेशिया कुछ साल पहले तक, जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था, वो बैंक्स को पाबंद करता है कि आप अपना 10% लोन जो है ना, वो कर्जे हंसना रखो। मतलब 10% आप अपना जो प्रॉफिट है उसमें कर्जे हंसना का हिस्सा रखो। अच्छा, उसमें ना वो उनको ये भी कहता है कि अगला बंदा अगर दे सकता है तो ठीक है, अगर नहीं दे सकता ना तो उससे वापस ना लो। ये बात आपको समझ आ गई? मलेशिया में जो भी बैंक प्रॉफिट कमाता है उसका 10% उसको कर्जे हंसना देना है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल बताई, इसमें तो स्टूडेंट ने वापस करने हैं ना, वहां पे ये भी ऑप्शन होता है, अगर वो बंदा नहीं दे सकता, लेट्स से अगर किसी की जॉब नहीं लगी या उसके साथ कोई हादसा हो गया, वो वापस नहीं दे सकता, तो कोई जरूरत नहीं है उससे वापस लेने की। इसको कर्जे हंसना कहते हैं। ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स थे। यस, आई एम जीके ग्रेजुएट। जीके, जीआई की कह रहे हैं, पास यूनिवर्सिटी जीके में भी यही लोग हैं, हाँ बिल्कुल। सर आप सेपरेट भी सेशंस कंडक्ट करते हैं? सेपरेट जो है ना, मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाता हूँ, मतलब क्योंकि मैंने पढ़ाया ही बहुत टाइम से सिर्फ ऐसे है। कभी कभी मैं ऑप्शनल्स पढ़ा देता हूँ। इस्लामियात मैं ऑनलाइन पहली दफा कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने वैसे लाइव तो पढ़ाया है, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने नहीं पढ़ा। और ऐसे में भी मेरा ना ज्यादा फोकस चेकिंग पे होता है, क्योंकि ऐसे मेरे हिसाब से आप सीखते तभी हो जब आप ऐसे लिखते हो, आपको आपकी गलती बताएं, वो गलती आप सही करते हो, फिर आप दूसरी गलती करके आओ, फिर आप सही करो, फिर आप दूसरी गलती करके आओ, फिर आप सही करो। इस तरह जो है ना, वो मेरे हिसाब से आप ऐसे में बेहतर होते हो। और जो प्रेजेंटली एकेडमी, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे का सही तरीका आपको कोई भी बता देगा, ठीक है, कि भाई हाँ ये सही तरीका है, लेकिन उसको आप कर भी पा रहे हो। जैसे क्रिकेट में आपको बैटिंग का सही तरीका आपको कोई भी बता देगा कि यार इस तरह बैटिंग करो, लेकिन क्या आप उसको सही तरह कर पा रहे हो, और उस करने के दौरान आप क्या गलतियां कर रहे हो? तो मेरे ख्याल से आप जो है ना, जहां से भी पढ़ें, आप ये इंश्योर करें कि आप ना, बाकी मैं नहीं कह रहा कि यार चलें बाकी सब्जेक्ट्स भी आप चेकिंग उन सब की कराएं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में ना रेगुलर चेकिंग करवाएं आप, कि आपको, आप श्योर हो कि जो आप चीजें लिख रहे हैं, जिस तरीके से लिख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें वो सही हो। आज का टॉपिक हार्ड है, हाँ यार, टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है। यार मैं दे दूंगा, मैं आपको, आप यकीन रखें, जो जो चीजें मैंने बोली है ना, मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगा। आज मैंने किसी को मैसेज भी ये किया था, मैं नोट्स भी शेयर करूंगा। मैं इसके बाद एक सेशन भी रखूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा उन नोट्स से रिलेटेड। जो ये जूम वाले सेशंस है, ये भी मैं इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा, और आपको मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा।
ऐसे से रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, फिर आप ऐसे से रिलेटेड सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी जो है ना इनको कवर करूंगा चीजों को, क्योंकि इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम जो है ना, ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। पहले ही दिन सब आपको एसएमएस करेंगे, आप फिर नंबर नहीं नहीं, नंबर नहीं बंद करूंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, मैं वैसे ही क्या नाम है, मैं अपने मेरे दोस्तों को भी बड़ी शिकायत होती है कि मैं रिप्लाई बहुत लेट करता हूँ, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं अगर जब अपनी सिम ऑन करूँ या स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑन करता हूँ तो मैं वीकेंड पे रिप्लाई कर लूँ, कोशिश करिए होती है। खैर, हम अब इस पे आते हैं, जल्दी से इसको कवर करते हैं। इस्लामिक टैक्सेशन, ये टॉपिक कभी भी इस्लामिक टैक्सेशन पे अलग से कभी भी किसी पास पेपर में सीएसएस के मैंने नहीं देखा। मैंने किसी प्रोविंशियल एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, आपको भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एमसीक्यूज में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था। अब भी क्या नाम है ना, कुछ कुछ एमसीक्यूज इससे आ जाते हैं। कभी जिजिया पूछ लेते, कभी खुम्स पूछ लेते, कभी जक़ात के बारे में पूछ लेते। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने ना, अगर आ जाता है ना इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे क्वेश्चन, आपने छोटी सी हेडिंग देनी है इस्लामिक टैक्सेशन। ठीक है, आपने उसकी चार पांच टाइप्स लिखनी है। उसे टाइप्स बहुत ज्यादा टैक्सेशन की टाइप्स है, आपने चार पांच जो इसमें लिखी है वो लिखनी है। एक एक दो दो लाइन में उसको डिफाइन करना है और बस। ठीक है, जक़ात, जक़ात तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। जक़ात 2.5% होती है आपकी वेल्थ पे। ठीक है, ये आप डिटेल में मैं आपको नोट्स दूंगा, वो आप इससे कर लेंगे, आसान टॉपिक। खुम्स क्या होता है? पहले जमाने में माले गनीमत, या अगर कोई खजाना कहीं से मिल जाए, या बैतुल माल का जब पूरा पैसा खर्च हो जाए तो उसके बाद कुछ पैसा बच जाए, उसमें से जो है ना 20% दिया जाता था, और उसको खुम्स कहा जाता था। और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता था? रिलीजियस और सोशल पर्पस के लिए। मस्जिद की तामीर करनी है, वेलफेयर करना है, किसी ऐसे घराने में देना है जो कि मुस्तहिक है। ठीक है, जो जक़ात लेने से भी, फिर जक़ात लेने के बाद भी जो है ना वो नहीं, क्या नाम है अपना, सरवाइव कर पा रहे। तो ऐसे जगहों पे ना खुम्स या खम्स, कुछ लोग कहते हैं, वहां दिया जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिशियली ये नहीं कलेक्ट कर रही हो। ठीक है, लेकिन कुछ रिलीजियस एंटिटीज हैं, जैसे शिया हज़रात में हमें नजर आता है कि ये कलेक्ट किया जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आगे। बस इसका एमसीक्यू जो आता है ना, वो ये आता है कि भाई खुम्स कितने परसेंट जो है ना वो दिया जाता है। तो 1/5 होगा या 20%, ये लिखा होगा। ये काफी दफा पास में पूछा गया है, तो ये आपने याद कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उशर, उशर एग्रीकल्चरल टैक्स है। ठीक है, पाकिस्तान में वैसे ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस है, लेकिन ये मैं वैसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ये इस्लामियात में नहीं लिखना। पाकिस्तान में उशर एंड टैक्स ऑर्डिनेंस है, और ये कलेक्ट बहुत ही रेयर है कि ये कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने लिखना नहीं है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, उशर है क्या? इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जमीनें हैं, अगर वो बारिश से कल्टीवेट हो रही हैं, तो आपको फर्ज करेंगे प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो आप 10,000 रुपए का टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन अगर बारिश या नहर के पानी से वो कल्टीवेट नहीं हो रही, और आपने कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज किया है, जैसे आपने मोटर लगा ली है, या आपने कोई वेल्स लगाए हुए हैं, उसके जरिए कोई भी आर्टिफिशियल मेथड, सही है, तो आप 5% अपने उस पर टैक्स देंगे। ठीक है, फर्ज करेंगे 1 लाख की आपकी हुई है अर्निंग, तो आप 5%। ठीक है, इसको भी क्या नाम है, आप सिर्फ इतना याद कर लें, उशर 10% होगा अगर नेचुरल तरीके से आपकी लैंड इरिगेट हो रही है, और 5% होगा अगर आर्टिफिशियल तरीके से लैंड इरिगेट हो रही है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है खिराज, खरज, सॉरी खरज है या खिराज है, इसको भी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये पढ़ लें आप। खराज इज अ टैक्स ऑन लैंड ओन्ड बाय नॉन मुस्लिम्स इन एन इस्लामिक स्टेट। ये भी आपको हार्डली अब जो है ना वो कहीं नजर आएगा,
लेकिन हमने पढ़ा था बैटल ऑफ खैबर। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि मुसलमान खैबर पे गए थे और उन्होंने उनके 5 किले जो है ना वो उन पे उनको फतह किया था। तो 5वें किले को फिर उन्होंने छोड़ा था और फिर ज्यूस के साथ ये मुआहिदा हुआ था, चलो तुम लोग यहाँ पे हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन तुम लोग जो भी अर्निंग होगी ना तुम्हारी उसका 50% हमें दोगे। ठीक है, तो उस जमाने में ये इस तरीके का टैक्स किया जाता था, अप्लाई यूज होता था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, खराज या खरज, खराज या खराज, खराज। सही है। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे, ये इस पे तो एमसीक्यू भी नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन क्योंकि ये एक टाइप ऑफ टैक्स है तो मैंने डाल दिया। अच्छा, जिजिया, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, इस पे ना आए हुए हैं एक आध साल में ना MCQs। क्या पूछा जाता है, ये पोल टैक्स पूछा जाता है या प्रोटेक्शन टैक्स, भाई जिजिया क्या है, प्रोटेक्शन टैक्स या पोल टैक्स, इस पे सवाल आएगा तो ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, ये किस पे अप्लाई होता है, उन गैर मुसलमानों पे जो मुस्लिम लैंड में रह रहे हैं। ठीक है, क्या ये आज टैक्स अप्लाई हो रहा है, ये आज टैक्स समझे, मैंने तो नहीं देखा कि कहीं भी ये किसी भी इस्लामिक कंट्री में, शायद अप्लाई हो रहा हो, लेकिन मेरी नॉलेज में ये नहीं है, शायद भी अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले क्या होता था कि आप ना गैर मुसलमानों से जक़ात में नहीं ले सकते, तो भाई उनसे क्या लें टैक्स में, उनसे फिर हम जजिया लेते थे। ठीक है, तो और हाँ फाइनली जो है ना ये फे है, ये 2000 में किसी एग्जाम में आया था और ये तो मुझे अच्छे से याद है, इस मतलब ये एमसीक्यू में ही आया था। ठीक है, अच्छा फे होता क्या है, और ये मुझे समझ नहीं आता था, ये फिर मुझे जब एग्जाम दे दिए थे ना तब मुझे समझ आया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा, फे क्या होता है, फे रेफर्स टू इनकम फ्रॉम स्टेट ओन्ड enterprises, natural resources and unclaimed wealth. It is used to fund public welfare projects and states expenses. ठीक है, एक सेकंड यार मुझे कॉल आ रही है। अच्छा जी, हाँ तो मैं फे के बारे में बता रहा था। देखिए, कोई भी आपको इनकम हो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से, या, या नेचुरल रिसोर्सेज से, या किसी की डेथ हो गई है और वो की दौलत पीछे छोड़ के चला गया है। ठीक है, इन तीनों चीजों से कोई भी आपको इनकम हो ना, सही है, तो वो फे कहलाती है, और वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, एमसीक्यू इसका ये आता है, फला फला चीज पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकती है, कि 2 साल एग्जैक्टली exactly, मतलब इसी तरह रिपीट हुआ था, और उसमें लिखा था कि भाई फे और बाकी 3 कोई अजीब ही एग्जाम्पल दी हुई थी। ठीक है, वो रिलेटेड भी नहीं थी, तो इस तरीके की एमसीक्यू आ रहा है। सही है कि भाई पब्लिक वेलफेयर के उसमें इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, जिजिया कितने परसेंट देना होता है, जिजिया का कोई परसेंटेज नहीं डिसाइडेड। ठीक है, आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, और अलग अलग हमने खुलफा के टाइम में देखा है कि कम और ज्यादा ये लिया जाता था, मतलब ऐसी कोई फिक्स परसेंट नहीं है, जैसे खुम्स की है, जैसे उशर की है, जैसे 10% है, 5% है, खुम्स की 20% है, इसकी कोई मतलब एज सच वो नहीं है। ठीक है, और ये पे जो है ना ये भी कोई एज सच नहीं अब कलेक्ट हो रहा। सही है, क्योंकि अब हर जगह जो है ना, जो मॉडर्न टैक्सेशन की प्रैक्टिसेस हैं, जो आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स,
इस तरीके के टैक्सेशन हैं, ये ली जाती हैं। और टैक्सेशन एज सच इस तरह उसके भी प्रिंसिपल्स हैं कि इस्लामिकली आप ये चीजें करें तो हर चीज सही है। ठीक है, जिस तरह मैंने पॉलिटिकल सिस्टम में आपको बताया था कि खुलफाए राशिदीन किस तरह नॉमिनेट और सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो उसमें कहीं ये नहीं किया गया था भाई अगर इलेक्शन के थ्रू नहीं हुआ तो फिर गलत है, या अगर इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बना तो गलत है। ठीक है, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या चीजें बताई गई थी कि आप ये चीजें जो है ना लीडर में होनी चाहिए, या ये प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सॉवरियनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और कुरान और हदीस के थ्रू जो भी आप पॉलिटिकल सिस्टम बनाए वो उस हिसाब से होना चाहिए। और उसके अलावा भी काफी सारी गाइडलाइंस दी हुई थी। उन गाइडलाइंस में रहते हुए अगर आप कोई भी चीज करें तो वो इस्लामिक होगी। उन्हीं गाइडलाइंस के रहते हुए आप कोई भी किसी भी तरीके से टैक्स कलेक्शन करें तो वो इस्लामिक हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने खुम्स कलेक्ट करना है या अपना ये फे कलेक्ट करना ही करना है, और ये सारी चीजें, मतलब इस तरह का कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई एग्जांपल दें? एग्जांपल है ना, जैसे भाई बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में कि जो अबेंडन हो गई हैं। ठीक है, किस तरह? अ, एक सिटी है चकवाल, वहां पे कुछ अभी न्यूज में आर्टिकल आया था, बहुत साल पहले की बात है, कोई 5-6 साल पहले, तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। वहां पे कुछ 5-6 घर ऐसे थे जो किस कोई क्लेम ही नहीं कर रहा था उनको। ठीक है, उनके जो रहने वाले थे वो सेटल हो गए थे अब्रॉड। सही है, और प्रॉपर्टीज उनकी यहाँ पे थी। अब उसको जो है ना गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। अब उस पैसे को गवर्नमेंट जो है ना वो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में या मतलब पब्लिक की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करे, तो ये बेसिकली फे का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो अभी उसको फे के मतलब वो हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें फे का वर्ड तो नहीं यूज होता, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है। मतलब कोई भी अबेंडेंट प्रॉपर्टी है उसको हुकूमत के अंडर आ गई और फिर हुकूमत ऑब्वियसली उसको लोगों पे ही खर्च करेगी या उसका गलत इस्तेमाल करेगी या जो भी, तो वो फे का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो भी मतलब आप उसको भी फेस से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने एक एग्जांपल दी थी, एक जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो भी वैसे उस वो ना उसमें भी आ जाता है, उस पे वो खुम्स वाला टैक्स भी लग सकता है अगर ये हो। लेकिन अब वो टैक्स तो अलग ही तरीके से लग रहा है ना, ये मैंने आपको हिस्टोरिकल टैक्सेस बताए हैं, ये अभी प्रेजेंटली नहीं लग रहे। हालांकि उशर तो लगना चाहिए लेकिन वो भी नहीं लग रहा। मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं उससे गवर्नमेंट, हाँ, जब जब कोई मालिक ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएगी और फिर लोगों की फलाह और बहबूद के लिए खर्च करेगी, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ फे हो गया। यही है बिल्कुल। चले, अब 3 से 4 स्लाइड्स रह गई हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। और इसमें ना आपको इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं भी हुआ तो मुझसे आप पूछ भी लीजिएगा अभी। ठीक है, एंड में हम लोग रख लेंगे 5-10 मिनट, उसमें आप पूछ लीजिएगा। और अगर आपको, हाँ मैंने बताया ना, अगर कहीं से मादनियात तो वो भी इसी में इस्तेमाल होती हैं वैसे। हाँ ये मैंने बताया, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। दूसरी एग्जांपल लिखी भी हुई थी, ये मिनरल्स वाली। एक सेकंड में आपको दिखाऊं। ये देखें, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स इसमें आ गए ना। लेकिन इसमें वही बात है कि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। अगर मिनरल्स निकले तो उसको खजाने के भी इक्विवेलेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, और उस पे फिर 20% वो वाला टैक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन इन इन टेक्निकलिटीज में ना जाए, इसका कोई मतलब आपको सिलेबस में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको यही समझ लें, मतलब मैं आपको बस यही मेरा आंसर समझे कि हाँ जो आपने पूछा है उसका जवाब है। अच्छा, अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में बेगिंग की क्या पोजीशन है? बहुत ज्यादा नापसंदीदा चीज है ये, इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। और उसकी एग्जांपल्स जो है ना हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेगिंग इज नॉट परमिसिबल एक्सेप्ट फॉर 3 पीपल। ठीक है, 3 लोगों को इजाजत है, जिस जो बहुत ज्यादा गरीब हो, ये हदीस है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई बहुत ज्यादा कर्ज में हो,
या कोई ब्लड मनी उसको देनी। ठीक है, इन तीनों के अलावा इस्लाम में बेगिंग सख्त नापसंदीदा है। ठीक है, एक और हदीस हम देख लेते हैं। द अपर हैंड द गिवर इज बेटर देन द लोअर हैंड। ये हदीस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक्स में, और बड़ी सिंपल सी है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद हम हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जाम्पल देखते हैं। तो उन्होंने भी अपने दौरे खिलाफत में बहुत स्टेप्स लिए थे जिससे उन्होंने बैगिंग को रोका था। एग्जाम्पल्स हमें खुलफाए राशिदून के दौर की बहुत सारी मिल जाएंगी, हमें हदीस में बहुत सारी मिल जाएंगी। लेकिन एग्जाम में हमने जो है ना हार्डली एक पैराग्राफ लिखना है, या वो भी मर्ज करके हमने जो है ना मतलब किसी और पैराग्राफ के साथ करके लिखना है। तो इतना हमें ना इस पर डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस एक दो आप याद कर लें, हदीस बहुत है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हजरत उमर की एक और बात भी की गई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे से सॉ स्ट्रॉन्ग यंग मैन बेगिंग एंड आस्क्ड व्हाई आर यू बेगिंग। द मैन रिप्लाइड आई एम इन नीड। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सेड गो एंड वर्क फॉर बेगिंग इज नॉट अलाउड फॉर दोज हु कैन। ठीक है, इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ऐसे लोगों को तंबीह की जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद जो है ना वो मांग रहे होते थे। एक मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, आगे लिखी भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया सवाली बन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है मौजूद। उसने बोला मेरे पास बस एक चादर है जो हम ओढ़ते भी हैं और रात को बिछा के सो भी जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि वो चादर मेरे पास ले आओ। और फिर वो चादर उन्होंने बिकवाई और उसको एक कुल्हाड़ी खरीद के दी। बोला कि इस कुल्हाड़ी से तुम जंगल में जाओ, तुम दरख्त काटो और फिर उसको मार्केट में बेचो और 14 दिन बाद मुझे मिले। 14 दिन बाद जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो 10 दिरहम थे उसके पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि भाई इसमें, या वो कुछ रिवायात में ऐसे है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि भाई आप जाओ और इससे खरीद के ले आओ अपनी क्या नाम है चादर और बाकी चीजें। और कुछ रिवायात में है कि वो बंदा खरीद के आ चुका था पहले से ही, और बाकी जरूरियात की भी चीजें वो उनसे फिर उसने बाद में ली। ठीक है, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बंदे ने शुक्रिया अदा किया। ठीक है, तो ये हदीस है। ये हदीस हमें क्या बताती है? सेल्फ सफिशिएंसी की ये ना हमें मिसाल देती है कि देखें। और मैं भी आपको ये रेकमेंड करूंगा कि यार आप अगर वाकई में किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं ना, तो देखिए टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे आप उसको किसी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। ठीक है। मुझे एक बात याद है, मैं वैसे कोशिश तो ये करता हूँ। एक बंदे को ना वो मतलब यही जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहां पे ना वो मांग रहा था बंदा। ठीक है, तो मैंने पहले वैसे भी कुछ लोगों को इस तरह एक सेकंड मैं चार्जर लगा के आ जाऊँ, ये बंद होने वाला है मेरा पीसी का। हाँ, टीच हिम हाउ टू कैच फिश। अच्छा, अब यार अपनी खैर एग्जांपल देनी नहीं चाहिए, लेकिन चले मैं वैसे काफी लोगों की उस तरह मदद की, लेकिन उन्होंने ना एज सच वो फिर से उसी काम पे शुरू हो गए जो बाहर सड़कों पे थे। दो तीन एग्जांपल्स मैंने देखी। एक बंदे ने क्या किया था, उसको ना मैंने पॉलिश का सामान लेके दिया था। उसने खुद ही बोला था कि भाई वो मुझे आप लेके दे दें और मैं कर लूँ। तो उस बंदे ने ना प्रॉपर मतलब अपना, अभी तो वो पता नहीं कहाँ है, मैंने उसको एक दो महीने बाद देखा तो वो प्रॉपर क्या नाम है पैसे भी ले रहा था। और उसने ना सिर्फ, मैंने तो कुछ सामान लेके दिया था, शायद कोई 4-5 हज़ार से भी कम का होगा। ठीक है, उसके बाद उसने और अपना अच्छा खासा मतलब काम शुरू कर दिया था। तो ऐसे मतलब मेरे हिसाब से तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर आप इस तरह किसी की मदद कर सके तो वो ज्यादा सस्टेनेबल रहती है चीज। खैर, अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। इज इट ओके इफ वी गिव देम इंटेंशन ऑफ सदका? देखिए, इंटेंशन आपकी सही है तो आप दे दें, उसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन हाँ, आप इंटेंशन आपकी सही है, आप दे दें, उस पर फिर कोई बईद नहीं है। अच्छा, ये वो
हदीस है जो मैंने आपको बताई थी, ये काफी और ये मेरे ख्याल से सही मुस्लिम से उठाई गई है। सही बुखारी में जो है ना वो थोड़े अलग तरीके से कोट की गई है, जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा रावी उसमें। तो ये बेसिकली इस्लाम जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में। तो ये उससे रिलेटेड आपका एक आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं। सर, मैंने बैगर को वेल फर्निश्ड घर में जिसका काम बैगिंग से चल रहा है वो अपना काम क्यों करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी एक बैचमेट थी, वो उससे पहले आईएसआई में थी, तो उन्होंने 4 साल वहाँ काम किया। तो उनको ना एक ऑपरेशन मिला था जिसमें ना वो उनको ये सर्किट ब्रेक डाउन करना था। वो तो ऐसी ऐसी बातें बताती थी कि भाई वो तो पैसे दे के वो क्या नाम है सिग्नल पे खड़े होते हैं। मतलब अगर एक बैगर जो एक सिग्नल जिसने पैसे दे के वहां पे मतलब कब्जा जमाया हुआ है ना, ठीक है, और अच्छे खासे पैसे देते हैं, मतलब महीने के कोई बता रहे थे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है, और अगर कोई और आ जाए ना तो वो उसकी तो अच्छी खासी लड़ाई हो जाती थी। वो मतलब उसने अपना जो हुलिया था वो फकीरों वाला ही बनाया हुआ था, और वो जो है ना किसी और के उस पे चली गई थी सिग्नल पे, और उससे तो वो अच्छी खासी लड़ाई करना शुरू हो गए थे। फिर खैर वो तो आईएसआई से थी तो उसने बचा ली अपनी जान। लेकिन वो बोल रही थी कि मैंने 3-4 घंटे में अच्छे खासे पैसे बना लिए थे, और एक ने तो मुझे कोई 3-3.5 हजार रुपए दे दिए थे। मतलब वो बस हालत देख के 3-3.5 हजार रुपए दे दिए। तो मतलब कभी कभी आपका दिन अच्छा हो तो अच्छा खासा कमा लेते हैं आप। लाहौर में सिग्नल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, पहले तो मुझे लगता था कि ऐसे नहीं होता होगा, लेकिन ये प्रॉपर इनका सर्किट होता है। सर, एक केस था जिसमें एक लड़की ने वो फैमिली से शादी की थी, और वो सुबह शादी कर और शाम को वापस आते थे और उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी। हाँ, बेहतरीन। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा। अब तो ये आम सी बात है पाकिस्तान के। माशाल्लाह आप देखें ना, फकीर इंटरनेशनली मशहूर है। तो देखिए पाकिस्तान का नाम तो है हर जगह पे। पर आजकल बंदा मसला है मुस्तैक, हाँ बिल्कुल, मसला यही है मुस्तैक इंडिपेंडेंट। चले हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। और ये स्लाइड्स ऐसी हैं कि जो आप खुद पढ़ सकते हैं। इस्लाम में एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और ये देखें, सूरह अल बकरा की आयत है, इसमें लिखा है डू नॉट कंज्यूम वन अदर्स वेल्थ अनजस्टली नॉर यूज इट टू ब्राइब अथॉरिटीज। ठीक है, ब्राइब पे हम एक लेक्चर भी करेंगे। और वो किसी का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर था, उसमें ये सवाल आया हुआ था करप्शन से रिलेटेड, इसको किस तरह रोकें और सारा कुछ। और ये सीएसएस के जो पुराने पास पेपर थे ना सिलेबस चेंज होने से पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज अल अमीन सेट एन एग्जांपल इन एथिकल बिजनेस डीलिंग्स। द हाँ, ही सेड द ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट विल बी विद द प्रॉफिट्स द ट्रुथफुल एंड द मार्टर्स। ठीक है, ये बहुत कोट की जाने वाली हदीस है कि एक ऑनेस्ट जो ताजिर होगा वो कयामत के दिन नबियों के साथ, सच्चों के साथ और शोहदा के साथ उठाया जाएगा। ठीक है, ये सही हदीस है। तो आप देख लेंगे कितनी इंपॉर्टेंस है एक सच्चे और ऑनेस्ट मर्चेंट की। ठीक है, इसी तरह फिर कुरान में जिक्र है जो फ्रॉड करते हैं, वो टू द फ्रॉडर्स दोज हु टेक फुल मेजर व्हेन दे बाय फ्रॉम पीपल बट गिव लेस व्हेन दे वे फॉर बायर्स। मतलब जब अपने लिए वो चीज खरीदते हैं तो पूरा पूरा वजन करते हैं, लेकिन जब दूसरों को चीज करते हैं तो उस वजन में फिर कमी करते हैं। तो ऐसो के लिए भी बड़ी वईद है कुरान में, सख्त। और उसके अलावा एक और हदीस है, whoever cheats is not one of us। अच्छा, इसमें जो है ना आपने जब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आए तो बेसिकली आपने जो है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस की हेडिंग देनी है। ठीक है, या एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोमोटेड बाय इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसी हेडिंग देनी है। और उसमें फिर जो है ना एक दो आपने एक आयत कोट कर दें, एक हदीस कोट कर दें, और आपका ये पैराग्राफ हो जाए। बेसिकली आपने ये करना है। अच्छा, इनहेरिटेंस ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको इस पे लेक्चर ले चुका हूँ। और इसका मैं आपको फिर वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था, वो मुझे याद है, मेरे पास नोटेड है, वो मैंने आपको देना है वुमेन इनहेरिटेंस इन इस्लाम पे। बाकी लेबर राइट्स और जस्ट वेजेस, अगेन इस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। और यहाँ पे फिर आपने इसमें से कोई एक हदीस भी कोट कर दें,
तो भी गुड इनफ है। ठीक है, और आपका मतलब ये सवाल हो जाए। तो ये वो चीजें थी जो मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड्स में 2-2 मिनट में कराऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है ना, कोई मुश्किल सी चीज जो मैं आपको समझाऊं। और बाकी हम इस टॉपिक को दोबारा देख लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम हमने किया है, होर्डिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपने साइकिल जो है ना अच्छे से समझ लेना है। इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद कैपिटलिज्म कम्युनिज्म हमने ये इसलिए पढ़ा था कि हम लोग ये समझें कि भाई इस्लाम जो है ना इन दोनों की बेस्ट चीजों को कंबाइन करके आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम देता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इस्लाम वेल्थ क्रिएशन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, और इस्लाम सोशलिज्म से जो है ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उसको प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद मोनोपोली का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और इस्लाम उसको पहले पढ़ा था कि होती क्या है, और फिर हमने ये पढ़ा था कि इस्लाम उसको किस तरह बुरा समझता है और रोकता है। इसके बाद हमने गैम्बलिंग की बात पढ़ी थी, इसमें हमने स्टॉक मार्केट की भी एग्जांपल मेरे ख्याल से डिस्कस की थी, और लॉटरी के टिकट्स की एग्जांपल डिस्कस की थी। जहां भी गरर इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, इस्लाम उससे रोकता है। फिर हमने इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस आज हमने डिस्कस किया, इसके 5 प्रिंसिपल्स हमने बेसिकली पढ़े। पहले तो हमने कुरान की आयत और हदीस को देखा कि वो सूद को कहाँ कहाँ बुरा कहती हैं, और यहाँ कहाँ कहाँ ममानियत है सूद की। उसके बाद हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े, मुदारबा, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप जिसमें सिर्फ प्रॉफिट शेयर होता है हमने। उसके बाद मुशारका पढ़ा जहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर होता है, लॉस भी शेयर होता है। फिर हमने जो है ना डिस्कस किया, फिर हमने कन्वेंशनल बैंकिंग से इनको कंपेयर किया। फिर हमने मुराबहा, कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग, गाड़ी की एग्जांपल दी थी, 20 लाख की गाड़ी फिर 4 लाख उससे ऊपर देने पड़े जो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने रेंट पे गाड़ी खरीदने की एग्जांपल दी थी थ्रू इजारा। फिर उसके बाद कर्जे हसना की बात की। उसके बाद हमने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आपको ये चीजें जो है ना वो समझनी है। आपको मैंने टाइप्स ऑफ टैक्सेशन बनाए जो हिस्टोरिकली इस्लाम में जिस तरह के टैक्स लिए जाते थे, प्रेजेंटली हार्डली ये कहीं जो है ना वो इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिटेल में ना जाइएगा। ठीक है, और लेट्स से अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, तो आप ये टैक्स वाली हेडिंग हटा दीजिएगा, फिर भी आपका इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो चलें, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बैगिंग का देखा, सेल्फ सफिशिएंसी, फिर एक थोड़ा सा एक हदीस पढ़ ली, इस पे आप एक पैराग्राफ लिख लेंगे। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसमें तो बहुत सारी हदीस कोट हो सकती हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद इस्लाम जो है ना वो लेबर राइट्स और जस्ट वेजेस को प्रमोट करता है। तो ये आज का टॉपिक था। इसके अलावा अभी जो है वो किसी ने पूछा था कि ऐसे पे अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लें भले से। और एक और सवाल शायद किसी ने, वो मैं मिस कर गया हूँ किस चीज़ के बारे में था। तो वो दो सवाल कर लें और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। अच्छा सर, आजकल बड़ा मसला मुस्तहिक शौकत बुखारी केस और यूएस इसी वजह से निकाले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट इज मेकिंग वे सोशल मीडिया। हाँ भाई, बहुत पैसे कमा रहे हैं। इट वॉज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन ऑल। थैंक यू यार। अच्छा चलिए जी, वो क्वेश्चन शायद किसी ने पूछा था एसए का है और एक कोई इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड था, अगर वो अवेलेबल है तो मैं आंसर कर देता हूँ। जी जी, आप माइक ऑन कर लें यार। वैसे ही आप माइक पे क्वेश्चन पूछ लिया करें, मुझे कोई मसला नहीं है। माइक मैं डिसेबल कर देता हूँ इनिशियली, और उसके बाद तो कोई भी ऑन कर सकता है, तो आप पूछ लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं उसामा आबिद सर आपका स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि सर हमें ऐसे के रिलेटेड हर कोई ये जरूर बताता है कि आप थीम प्रिपेयर करें। ठीक है सर, एक तो क्या? पहली बात तो हेलो, जी सर आवाज आ रही है हाँ मेरी? जी, एक सेकंड यार, मैं जरा ना इसको, एक सेकंड रुकिएगा। जी उसामा, अब आप क्या कह रहे थे? एसए के रिलेटेड आपको क्या बताता है? सर हम मोस्टली लोगों से पूछते भी हैं, और सर हमें ये तो जरूर बता दिया जाता है कि आप थीम्स को प्रिपेयर करें।
सर अब हाँ। कितने थीम्स को प्रिपेयर करें, एक तो सर ये बात है मेरी। और दूसरी चीज सर, जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स जो होते हैं, जो हमें, हम्म जो कि सर ये तो पता है कि यूनाइटेड नेशंस को हमने कोट करना है, लेकिन सर यूनाइटेड हम्म नेशंस को कैसे कोट करना है, या ऐसा कौन सा आर्गुमेंट हो, या उसको किस तरह ब्रीफ करें कि वो हमारा एक्यूरेट काउंट हो। और सर तीसरी हम्म चीज ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, के जो अच्छे आर्गुमेंट्स और अच्छे फैक्ट्स हम सर कहाँ से लें, कहाँ से इकट्ठे करें। सर ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा फेस हो रही है मेरे से, मतलब ये आर्गुमेंट्स वाला मामला मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, इवन कि मुझे महीना हो गया इस पे काम करते हुए। सर ये था मेरी तरफ से सवाल। अच्छा यार, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला आता है। तो मैं जो अपना एक ऐसे का सेशन करवाता हूँ ना, उसमें, और मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या बेसिकली चीज मैं करा रहा होता हूँ। आपने इंडिसेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? इंडेक्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है, ठीक है? इस तरह के इंडेक्सेस होते हैं। अब मैंने 2020 में ऐसे अटेम्प्ट किया था, शायद 2020 में ही आया था रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, या 2018 में था शायद, चले किसी भी एक साल ना रूल ऑफ लॉ का ऐसे आया था। अब मैंने क्या किया था अपनी तैयारी के दौरान, रूल ऑफ लॉ का जो मोस्ट ऑथेंटिक क्या नाम है इंडेक्स है ना, वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकाल दिया है। ठीक है, आप अभी भी सर्च कर लेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। अब रूल ऑफ लॉ जो है ना, उससे बेहतर कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता कोई इंडेक्स। करप्शन जो है ना, वो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अलावा उससे बेहतर कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं और आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट कर दिया, ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट बेहतरीन हो गया। इसी तरह अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और आपने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स को लेके अपनी बात की, ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट बेहतरीन हो गया। सही है। अच्छा, अब इस तरह के जो है 20 से 25 जो है ना वो इंडेक्स हैं। मैंने क्या किया था, मैं यार एक सेकंड देखूं, अगर मुझे अभी मिल जाए तो मैं देखिए क्लास वैसे मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है। आप जिसको ये मतलब क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए वो स्टे कर सकता है, वरना वैसे मेरी तरफ से यू आर फ्री टू गो। मैं वो चीज लेके आ रहा हूँ, वो जो इंडेक्स वाली बात मैं बता रहा था कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको फायदा देगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपने मोबाइल में सर्च करूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर करता हूँ। ये मैं आपके साथ वैसे भी शेयर कर लूंगा, ये यार नहीं आ रही सही। एक सेकेंड, चलिए मैं एक सेकंड आपको इधर स्क्रीन शेयर मैं देखूं कि करूं। हाँ, आसानी से आ जाएगा अगर आप इसको सर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने नोट्स किस तरह बनाए थे। एक सेकंड।
जी स्क्रीन शेयर। मुझे बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन पे ये पिक्चर नजर आ रही है, जिसपे गंदी सी राइटिंग पे हाईलाइट हुई हुई चीजें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप यहां देखें। इसको मैं जूम करूं, एक सेकेंड। अब आप देखें यहां पे जो है ना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है ना, मैंने इंडेक्स बनाया था। अब मैंने किस तरह, मतलब इसके बारे में नोट्स बनाए थे। किस तरह बनाए थे? मैंने लिखा ईओडीबी पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, 108 आउट ऑफ 190। उसके बाद मैंने क्या किया, जब पीडीएफ डाउनलोड किया ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो उसमें मैंने सर्च में लिखा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो जो चीजें मुझे जो है ना अच्छी लग रही थी, वो मैंने इधर नोट कर ली। अब मुझे जो है ना, मुझे पता था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा टॉपिक है, या एनर्जी का ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत पूछा जाता है। तो मैं उससे रिलेटेड इस इंडेक्स में कोई बात आ रही है तो मैं वो कोट कर लूं। इसी तरह प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ का भी स्टूडेंट था, मतलब कि मैंने वो सब्जेक्ट रखा था, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा काम आती थी इस चीजें, तो उसकी चीजें तो वो मैंने यहाँ नोट कर ली। ठीक है। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिफाइन कैसे होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, आपके उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, 10 हैं या 6 हैं, उनको मिला के वो डिफाइन होता है कि हाँ भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? बिजनेस करने की सहूलत, कितना आसानी से आप पाकिस्तान में बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, उसमें 2006 में पाकिस्तान की क्या रैंकिंग थी? 60। 2017 में क्या थी? 144। 18 में क्या? 147। 19 में 136। 20 में 108। मैंने एग्जाम दिया था 2020 का। ठीक है। तो 2020 में पाकिस्तान की रैंकिंग आ चुकी थी। अब मैंने क्या किया, देखें, आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो किस तरह मतलब अपने आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करते हैं। या अभी जो मुझसे शायद उसामा ने सवाल पूछा कि किस तरह हमें पता चले कि हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। तो देखें, जब आपको वैसे विद टाइम अंदाजा हो जाएगा कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है कौन सा नहीं है। तो मुझे कैसे लगा कि ये या मैंने इस अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरह स्ट्रांग बनाया, देखें। जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वैसे मैंने आर्ग्यूमेंट यूज किया था एग्जाम में, और उसको जब मैंने कोट किया तो किस तरह कोट किया। सेम पेपर था, दो जगह मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी थी। एक जगह मैंने लिखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, उसमें पाकिस्तान 108, 108 उसकी रैंकिंग आउट ऑफ 190 कंट्रीज, और इसकी वजह से फिर फलाना फलाना करके मैंने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। दूसरी जगह मैंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है ना पाकिस्तान की रैंकिंग 136 से 108 इंप्रूव हुई, मतलब गई है। किस चीज में इंप्रूव हुई है? बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में पाकिस्तान ने इंप्रूव किया है। ठीक है, तो इससे हमें नजर आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, मतलब इस तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट था। अच्छा, अब एक और साल था, उसमें मैंने क्या किया कि मैंने शो किया ये ट्रेंड कि देखें पाकिस्तान 17, 18, 19, 20, अगर हम ये ट्रेंड देखें, मैंने ग्राफ बना दिया जल्दी से पेपर में ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेके। उसमें दिखाया कि पाकिस्तान 144 पे था, 147 पे था, फिर 136, फिर 108 पे आया। तो मैंने दिखाया कि भी पाकिस्तान किस तरह जो है ना अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में इंप्रूव कर रहा है। मैंने ये ट्रेंड शो किया और फिर अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट होगा वहां पे। सही है। तो अब आपने क्या किया, अब जहां पे मैं वैसे ये ट्रिक सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। फर्ज करें कि आपके पास जो है ना वो, आपने जो जो टॉपिक आया है आपके पास, उससे रिलेटेड आपको दो तीन इंडेक्स ही आते हैं। ठीक है, आपने 25 तो याद किए हुए हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ दो तीन इंडेक्स हैं जो आपको आते हैं। तो आप क्या करें, एक जगह उस इंडेक्स का नाम कोट कर लें। ठीक है। एक जगह आप वो इंडेक्स जिस इदारे ने लिखा है उसको रेफरेंस लेके आप बात कर लें। जैसे
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ना, वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है, और दो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन वो मिलके वो क्या नाम है इंडेक्स बनाते हैं। तो मैंने एक जगह जो है ना वो इंस्टीट्यूट्स का नाम इस्तेमाल किया कि उन्होंने एक स्टडी की और उसके मुताबिक ये चीज है। तो मैं गलत तो नहीं बात कर रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अब मेरी मर्जी ना, मैं उन इंस्टीट्यूट की बोलूं कि ये स्टडी है, या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट है, या फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की ये रैंकिंग है, वो तो मेरी मर्जी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है जो कि इस्तेमाल करके ना बंदा कम मेहनत करके ज्यादा अचीव कर सकता है। ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना। देखिए, अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, बिजनेस एक्टिविटी की, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, रोड ट्रेवल की बात कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स उसके लिए बहुत अच्छा इंडेक्स है। इस तरह के 25 से 20 या 30 इंडेक्स हैं, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे किए थे, कि आप वो कर लें। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं ऐसे की प्रिपरेशन नहीं एज सच करके जाता था, मैं टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर करके जाता था। मैं अपने जो, जैसे पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है, तो मैंने वाटर का टॉपिक वैसे ही बहुत एंगल से प्रिपेयर किया होता था, तो अगर वाटर पे ऐसे आ जाए तो मैं कर लूंगा। इसी तरह मैंने और बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में प्रिपेयर किए होते, तो मैं टॉपिक्स डिटेल में प्रिपेयर करता था। ऐसे के लिए मैं उससे एक दिन पहले टॉपिक्स नहीं देख के जाता था। मैं ऐसे के लिए आपने क्या करना होता है, आपको टेक्निकल ट्रीटमेंट आनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये जो इंडेक्सेस हैं, ये मैंने 25 के करीब मैंने इंडेक्स याद कर लिए थे, ठीक है। किस तरह किए थे वो अभी मैं बताता हूँ। वो मैंने याद कर लिए थे, और बस वही क्या नाम है ना, मुझे मैंने दोनों दफा जो ऐसे क्वालिफाई किया, दोनों दफा जो है ना मैंने इन्हीं इंडेक्स को लिख के अपनी बात की थी, और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने बताया, उनको भी ये चीज बहुत हेल्प आउट किया, उनमें से भी यार काफी लोगों ने क्वालिफाई किया, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने इंडेक्स उठा लिया, उसमें देखा पाकिस्तान टाइप किया, उसमें आपको, मुझे ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो, या ये छः, बल्कि ये सारे 10 के 10 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, ये 10 फैक्टर्स मिलके ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनमें से 6 फैक्टर्स पे पाकिस्तान ने इंप्रूव किया था, ये मैंने चीज अलग कर ली। जो जो मुझे लग रहा था कि ये आर्ग्यूमेंट मेरे फला फला टॉपिक में हेल्प कर सकता है, वो मैंने अलग कर ली। सही है, इसी तरह लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का कर लिया, इसी तरह मैंने फिर ग्लोबल कॉम्पेटिटिव इंडेक्स का कर लिया, ठीक है। अब वही बात, जिस तरह मैंने जो आपको आयात के बारे में बताई ना, ये वो चीज थी जो मैं सबसे ज्यादा जो है इस पे फोकस रखता था, मतलब अगर रट्टा लगाना है या जो भी आप इसे कह लें। सुबह मैंने ये जो है ना पूरी ये समरी, ये मैंने लगाई हुई थी अपने अलमारी पे। सुबह उठ के मैंने इसको 5 मिनट देखा या 15 मिनट देखा, गुजरते हुए मैंने इसको देख लिया, रात को मैंने देख लिया, ठीक है। ये रट जाता है आपको, ठीक है, आपको सारी क्या नाम है ना वो, ये रैंकिंग जब आप इतनी दफा करेंगे ना आपको रट जाएंगी। आप ये फिक्र ना करेंगे भाई ये याद नहीं रहेगी। 3 दिन मुझे लगे थे, 3 दिन पूरे वाले, मतलब सुबह से रात तक वाले, मैंने 25 इंडेक्स को निकाल के, उनमें से चीजें निकाल के 3 ऐसी समरी वाली पेजेस बना लिए थे। देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आ गया, एफडीआई आ गया आपका, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स आ गया, 3 4 5 6 7 8, हाँ 3 या 4 पेजेस थे जिसमें मैंने कोई ना 25 इंडेक्स डाले थे, और इनको मैं मतलब रिव्यू करता था रोज। और ये इन्होंने मुझे पाकिस्तान अफेयर के आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प किया, करंट अफेयर्स के आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प किया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहां से लिए। ऐसे में तो रूल ऑफ लॉ का पूरा जो है ना, मैंने रूल ऑफ लॉ के 8 पिलर्स थे उस इंडेक्स के, वो 8 के 8 पिलर्स मैंने वहां डिस्कस किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्कोर आया ऐसे में। तो आर्ग्यूमेंट्स आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये क्योंकि मेरे पास ना टाइम, मैं जॉब के साथ कर रहा था सीएसएस, मैंने 3 महीने की छुट्टी ली थी, 3 महीने में जो है ना मुझे बस तरीके ही चाहिए थे किस तरह जो है आप कम टाइम में ज्यादा चीजें कर लो। तो ये सबसे ज्यादा जो मुझे किसी चीज ने हेल्प किया ना सीएसएस में, वो इस चीज ने हेल्प किया। ये जो इंडेक्सेस निकाल के 3 दिन की जो ये मेरी मेहनत थी ना, इसने, मतलब अगर आप प्रोडक्टिविटी वाइज देख लेना तो वो 3 दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थे, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड मुझे इन इंडेक्सेस ने हेल्प किया। सर मैं बोल सकता हूँ? जी जी जी, बोले।
जी सर, सबसे पहले तो आपसे सर ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो इंडेक्स है ना, ये आपका बना हुआ पेपर नहीं, जो आपके इंडेक्स आपने बहुत जैसे कि तीन चार का नाम लिया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट या टेंडेंसी इंडेक्स का, सर ये जो इन इंडेक्सेस जो आपने 25 बोले हैं सर, आप काइंडली इनकी लिस्ट दे दें ताकि हम इनको वक्तन फवक्तन देख सकें, इसमें से अपने लिए कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। एक चीज सर। ठीक है। और दूसरी चीज सर, हमें ये बोला जाता है कि आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, केस स्टडीज को पढ़ें। सर अब रिसर्च हम्म। पेपर, इतनी बड़ी दुनिया है, बेतहाशा इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पता नहीं कौन कौन सी रिसर्चेज पड़ी हुई हैं। अभी एक बंदे को सर पता हो ना कि फलां यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, तो इंसान वो निकाल लेता है, और लेकिन एक हम्म। इंसान के वहमो गुमान में ही नहीं है कि वहां पे कोई रिसर्च पेपर होगा या कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम सर उसका रिसर्च पेपर कैसे ही निकाल सकते हैं। सर केस स्टडीज, रिसर्च पेपर्स, और सर ये इंडेक्स जो आपने बोला है 25 हैं सर, आप इनकी लिस्ट दे दें बस सर, ये सर बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। जज़ाकल्लाह। यार हाँ, ये मैं आपको असल में मैं देख लेता हूँ। मुझे ये एक मैं चारों ही आपसे वो शेयर कर देता अभी, पिक्चर्स भी मसला नहीं है। लेकिन मैं देख लेता हूँ, मुझे वो पिक्चर्स मिल जाएं तो बेहतरीन हो जाएगा। वो मैं आपसे फिर वो नाम उनके सारे शेयर कर दूंगा। नहीं तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास हार्ड ड्राइव है एक, उसका मुझे थोड़ा सा टाइम दे, उसमें मैंने ना इंडेक्सेस अलग अलग से निकाले हुए थे, तो फिर वो फिर मुझे नाम शेयर करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन वो हार्ड ड्राइव मुझे ढूंढनी थोड़ी पड़ेगी। आप मुझे वीकेंड तक का टाइम दें, मतलब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, मैं आपको बिल्कुल ये करके दे दूंगा, इसमें कोई मतलब इशू की बात नहीं है। और दूसरी, आप जो आर्ट रिसर्च पेपर्स की बात कर रहे हैं ना, देखें, पहले तो आप ना सबसे पहले शुरू इस तरह किया करें, आप पास पेपर्स देखा करेंगे, क्वेश्चंस या टॉपिक्स कौन सा है जो पास पेपर में रिपीट हुए हैं, क्योंकि इस तरह तो पूरा समंदर है और आप नहीं कर सकेंगे ना अपना सिलेबस कवर। आप सबसे पहले देखेंगे पास पेपर में क्या क्या चीजें आई हुई हैं। ठीक है, उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आप अच्छी जगहों से कवर करें। कोई भी, अब जैसे अब जैसे इन्होंने क्या नाम है, जी यार नाम याद नहीं आ रहा एक जर्नल का, मतलब कोई भी यार अच्छा, जरूरी नहीं है कि भाई ये स्पेसिफिक जर्नल है उसी से आपने वो चीज करनी है। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएं। ठीक है, मतलब जैसे अब पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का टॉपिक है। ठीक है, अब आप सबसे पहले रिसर्च पेपर उठा लेंगे ना तो आपको मुश्किल होगी। आप उस पे कोई भी सिंपल सा टॉपिक पढ़ लें। आप कोई, मैं ये करता था, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन का टॉपिक है ना, सबसे पहले मैंने दो तीन यूट्यूब की वीडियोस देखी, मुझे समझ आ गया कि भाई वो क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने पास पेपर्स इकट्ठे कर लिए, मैंने देखा कि ये किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना, फिर मैंने इप्री का जर्नल उठा लिया, या मैंने कोई और ऐसा इंडो पाक रिलेशंस पे कोई और अच्छा जर्नल है वो उठा लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आप जर्नल उठाएं वही मैं जर्नल उठाऊं। ठीक है, कोई भी एक अच्छा इदारा, मतलब कोई भी, लेट्स से अगर टॉप 500 यूनिवर्सिटीज कोई हैं, वो कोई अपना जर्नल पब्लिश कर रही हैं, या टॉप 100 कोई कर रही हैं, तो उनमें से आपने किसी का भी जर्नल उठा लिया, फ्री में अवेलेबल होते हैं, वहां से आप अपने अपना आर्ग्यूमेंट बना लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है जो मैं उठाऊं वो आप उठाएं, आपके और मेरे आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपका और मेरा ओपिनियन भी डिफरेंट हो सकता है, तो ओपिनियन डिफरेंट ही होंगे ना, अगर आपने अलग जगह से पढ़ा है मैंने अलग जगह से पढ़ा है, लेकिन वो एक अच्छा ओपिनियन है, किसी कंक्रीट जगह से उठाया गया है, तो मतलब दैट्स गुड इनफ। ठीक है, बाकी ये वाली जो रैंकिंग्स हैं ये तो मैं आपसे कर दूंगा इंशाल्लाह। वॉल स्ट्रीट जर्नल, हाँ एक अच्छा जर्नल है। ठीक है, तो ये थोड़े से मतलब तरीके होते हैं। पहले आप पास पेपर्स उठाएं, देखें टॉपिक्स कौन से हैं, टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करें, पाक इंडो पाक का जो टॉपिक है वो किस किस तरीके से पूछा गया है, फिर उन तरीकों को जो है ना आप किसी अच्छी जगह से कर लें। और अब देखें ना, ये तो आप थोड़ा सा जनरल चीज हो जाएगी ना, मतलब पाकिस्तान अफेयर्स अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बोलूंगा कि यार इस टॉपिक को आप इस जगह से कर लें। जैसे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इस्लामियात के बारे में, या अगर आप मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात पूछेंगे, जेंडर स्टडीज की बात पूछेंगे, तो हर किसी का कोई स्पेसिफिक अलग अलग जो है ना वो मटेरियल होता है जो कि रेफर करके ना आप अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरे लिए जनरली तो आपको बताना, अगर आप मुझसे, मतलब वही बात है ना, जनरली मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि जो अच्छे जर्नल्स हैं, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स हैं या टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स के जर्नल्स हैं, उनको करें तो यू आर सेफ। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो फिर मैं आपको वो स्पेसिफिक वो भी बता सकता, क्योंकि उस वक्त मैंने थोड़ी सी उस वक्त वर्किंग की हुई होती।
नो प्रॉब्लम, वीकेंड तक, हाँ वीकेंड इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं तो मैं ही आपसे शेयर कर दूंगा। और मैं इंशाल्लाह नंबर भी शेयर करूंगा, तो आप मुझे वो तंग भी कर सकते हैं रिमाइंड कराने के लिए, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये सबसे ज्यादा ये चीज आपको ना, मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा इस चीज ने हेल्प किया था, ये जो इंडिसेस वाली बात है। तो बाकी इंशाल्लाह और कोई क्वेश्चन है तो पूछना है, वरना फिर हम क्लास ठीक हो गए। सर फैक्ट बुक कैसे बनाए इसके बारे में कुछ, फैक्ट बुक कैसे बनाए, हर यार जो भी तरीका आप देख ले, मैंने आपको बताया, मैंने यही पूरा अपना हैंड रिटन बनाया था और इसको मैंने फिर अलमारी पे चिपका दिया था। तो आपका अपना तरीका जिससे आपको चीजें याद करने में आसानी हो, कोई सच मतलब इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से बनाए इस तरीके से नहीं। ठीक हो गया, बस फिर हम सेशन को एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल देखें, अगर मुलाकात हो सकी तो करते हैं, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आपको। असल में ये वीक मेरा थोड़ा सा बिजी है, तो मैं फ्री हो गया इंशाल्लाह, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइड्स वगैरह अच्छी बन जाए, फिर हम लेक्चर लें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार वो मैं कर दूंगा, वो मैंने बताया था कि लिंक जो है, जब मैंने टेस्ट रखा ना उससे एक हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले इस तरह करा दूंगा, ताकि फिर वो, मैंने भी एडमिन को रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मान नहीं रही थी इस बात पे, लेकिन उनको मैंने बोला था कि कर देते हैं। तो आप टेस्ट के करीब जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सारे लिंक्स एक दफ़ा करा दूंगा। चलें जी, फिर अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।